Hello everyone, and I am back with new video of sexual reproduction in flowering plant. Today we will discuss two important topic, that is the microsporogenesis and development of pollen grains. इन टॉपिक्स की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, एक वेटेज है, तो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट्स आपसे मिस ना हो. इससे प्रीवियस वीडियो में वी हैव कवर्ड कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ microsporophyll, including the diathious anther part and the structure of microsporangium, which includes single layer of epidermis, then endothecium, then middle layer and tapetum. And उसमें मैंने एक और चीज कवर की थी ना कि tapetum encloses sporogenous cell. So the topic will start from this sporogenous cell because the first step towards the development of pollen grain is the formation of microspore, and the formation of microspore is known as microsporogenesis. Clear na? So this is the first topic, that is microsporogenesis, which is related to the development of sporogenesis into the microspore. तो इस टॉपिक में एम तो क्लियर हो गया कि स्पोरोजेनस सेल को माइक्रोस्पोर में डेवलप करना है. क्लियर? अब देखिए प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा. ये जो टेप्टम है, टेप्टम का मेन फंक्शन क्या था? इट नरिशेस द स्पोरोजेनस सेल्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नरिशमेंट और न्यूट्रिशन और प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, इट सिंपली मीन्स कि इट इज प्रिपेयरिंग द सेल फॉर द डिवीजन पर्पस. बात समझ में आ रही है आपको? इट सिंपली मीन्स कि ये जो स्पोरोजेनस सेल्स है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द टेप्टम, इट इज रेडी फॉर डिवीजन. अब इसमें डिवीजन भी 2 स्टेप्स में आपको याद रखने हैं, ठीक है. हालांकि ये डायरेक्टली भी फंक्शन कर सकता है एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके. बट कभी कभी क्या होता है ना कि जो ये स्पोरोजेनस सेल है ये माइटोसिस कर लेता है. तो माइटोसिस से क्या होगा? जब माइटोसिस होगा तो ये अंडरस्टूड है ना, माइटोसिस से इसका काउंट इंक्रीज होगा. तो जब माइटोसिस से काउंट इंक्रीज होगा तो आफ्टर माइटोसिस जितने भी न्यू सेल्स बनेंगे, यानी एक कॉम्पैक्ट और नंबर ऑफ स्पोरोजेनस सेल बनेगा आफ्टर माइटोसिस, नंबर ऑफ स्पोरोजेनस सेल बनेगा आफ्टर माइटोसिस. तो देखिए होगा क्या, ये जो स्पोरोजेनस सेल है, यहां तो मैं आपको एक कॉम्पैक्ट मास शो कर रहा हूं, बट ये कॉम्पैक्ट मास बना कैसे? ये ऐसे ही बना होगा ना कि सिंगल जो स्पोरोजेनस सेल हमने डिराइव किया था फ्रॉम द आर्केस्पोरियल सेल, इसमें माइटोसिस हुआ और माइटोसिस होने के बाद इट फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट मास. तो ये जो माइटोसिस से कॉम्पैक्ट मास बना, नाउ दे विल एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो अब जितने भी सेल्स ये प्रेजेंट है, दीज आर नाउ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और एमएमसी. तो अभी सिर्फ हम लोगों ने एक स्टेप कवर किया, दैट इज माइटोसिस. अब दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोसाइट बिकॉज इट गिव राइज टू माइक्रोस्पोर, तो इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोसाइट. ओके, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी है. अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा. तो मियोसिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. तो नंबर 1 मियोसिस 1 होगा पहले. तो मियोसिस 1 गिव राइज टू हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर. पहले हैप्लॉइड बनेगा माइक्रोस्पोर, देन आफ्टर मियोसिस 2 इट फॉर्म्स टेट्राड. तो मियोसिस 2 के बाद टेट्राड मीन्स 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा. तो ये 4 जो सेल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं आफ्टर मियोसिस 2, दीज आर द एक्चुअल माइक्रोस्पोर विच इज फॉर्म्ड बाय द मियोसिस ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. तो दीज आर द tetrads. Tetrad means 4. It means these are 4 microspores. Clear? And the formation of microspore is known as microsporogenesis. पहला स्टेप तो क्लियर था ना
कि हम लोगों ने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर लिया। अच्छा, अब ये जो टेट्राड बनता है ना, इसमें भी शेप्स वरी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो टेट्राड मैं शो कर रहा हूं इस ट्राइग्राम में, दिस इज आइसोबाइलेटरल टेट्राड एंड समटाइम्स इट फॉर्म्स लीनियर टेट्राड। तो लीनियर में सिर्फ आपको इस तरह से अरेंजमेंट करना है, 1 2 3 एंड 4 सेल्स। तो ये लीनियर टेट्राड है। ओके, हालांकि एनसीईआरटी में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये चीज मेंशन भी नहीं की हुई है, बट फॉर योर अवेयरनेस, फॉर योर नॉलेज, यू कैन सिंपली रिमेंबर द टेट्राड पैटर्न, आइसोबाइलेटरल, लीनियर, टेट्राहेड्रल। ओके, तो ये अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर पे आके एंड हुआ। अब सेकेंड स्टेज में हम इस माइक्रोस्पोर को डेवलप करेंगे इनटू द पॉलन ग्रेन, एंड पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं ना। तो अब यहां से हमें स्टार्ट करना है और पॉलन ग्रेन तक जाना है, जो कि हमारा मेजर टॉपिक है आज, क्योंकि पॉलन ग्रेन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगेन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। अब डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन के लिए भी स्टार्ट तो वहीं से करेंगे जहां पे हमने लास्ट टॉपिक अपना एंड किया है। मैं आपको याद रखने के लिए एक टेट्राड ड्रॉ कर रहा हूं ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन डेवलप ना हो। ओके, तो दीज आर द फंक्शनल माइक्रोस्पोर्स इंक्लोजिव इन टेट्राड। ठीक है, तो ये फंक्शनल माइक्रोस्पोर हैं जो इंक्लोज्ड है इन टेट्राड। अब यहां से हमें जाना है पॉलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट के लिए। तो होगा क्या, जैसे जैसे माइक्रोस्पोर ग्रो करेगा, ये माइक्रोस्पोर ग्रो करेगा, तो मैं इस एक माइक्रोस्पोर को बाहर शो कर रहा हूं। ओके, मैं सपोज इस माइक्रोस्पोर को यहां शो कर रहा हूं, तो ये है फंक्शनल माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो दिस इज माइक्रोस्पोर। ओके, अब होगा क्या, अब इस माइक्रोस्पोर को डेवलप करना है इनटू पॉलन ग्रेन। तो डेवलपमेंट के लिए जैसे ही माइक्रोस्पोर इनलार्ज करेगा, यानी माइक्रोस्पोर अपनी ग्रोथ करेगा, तो ग्रोथ से क्या होगा, ये प्रिपेयर हो जाएगा अगेन फॉर द माइटोसिस। तो माइटोसिस से क्या होगा, माइटोसिस से ये एक सिंगल सेल 2 सेल्स में डिवाइड होगा। तो माइटोसिस से जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा स्पोरोजिनस सेल का, वो कुछ इस तरह से आएगा ना, एक ऊपर चला जाएगा सेल, एक नीचे, मेरा मतलब कि 1 सेल गिव राइज टू 2 सेल्स। तो माइटोसिस से डिवाइड्स इनटू 2, और जो 2 सेल्स बनेंगे इसमें एक बनेगा वेजिटेटिव। इट्स जस्ट अ रफ डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम इज देयर। So after finishing the following steps for the development of pollen grain, we will discuss the actual diagram also. Okay, so this is vegetative and the second one is generative cell. Okay, so these 2 cells are formed by the mitosis of microspore. क्योंकि जब माइक्रोस्पोर ग्रोथ करेगा, इनलार्ज होगा, तो इट सेपरेट्स फ्रॉम द टेट्राड, ये सेपरेट हो गया फ्रॉम द टेट्राड, and after separation it undergoes mitosis, और mitosis के बाद it gives rise to 2 cells. So let's understand the difference between these two cells type. The first one is vegetative. तो vegetative क्यों important है, क्योंकि vegetative cell in the pollen grain has abundant food reserve. So it mainly stores food, so it has abundance food reserve. Okay, and one more important characteristic related to vegetative cells कि it has irregular shaped large nucleus. तो irregular shaped large nucleus and abundance food reserve
at the property of vegetative cell. And the second one is generative. Generative is the most important component of pollen grain because it develops into male gamete. Okay, so what is the characteristic of generative cell? So if we talk about generative cell, then the first characteristic is कि generative cell is of spindle shaped. Cell is of spindle shaped, having dense cytoplasm and prominent nucleus. Okay, dense cytoplasm and prominent nucleus. Clear na? So these are the characteristics of vegetative and generative cells, and generative cells floats in the cytoplasm along with the vegetative cell. अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मिस करते हो, इट इज मेनली बाउंडेड बाय दिस मेम्ब्रेन. ओके, तो ये चीज आपको सबसे पहले याद रखनी है कि दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली. ओके, बिकॉज नाउ दिस स्पोर डेवलप्स अ वॉल ऑफ 2 layers. अब वो जो 2 layers सेल मेम्ब्रेन के आउटर पे बनेगी, ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स, सेल मेम्ब्रेन और द स्पोर्स, ये जो माइक्रोस्पोर है, द स्पोर डेवलप्स अ वॉल ऑफ 2 layers. अब वो जो 2 layers बनेगी, मैं इसको यहां शो करूं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो. ये जो लेयर आपको दिख रही है ना, विच इज लाइंड बाय ब्लैक मार्कर, दिस इज योर आउटर लेयर एक्साइन, एंड ये जो सेकंड उसके आपको इनर लेयर दिख रही है ब्लू से, ये है आपका इंटाइन, द इनर लेयर. एंड रेड से जो मैंने मार्क किया है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड फाइनली 2 cells आर देयर. ये सेल तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे. दिस इज जनरेटिव सेल विद जनरेटिव न्यूक्लियस. ये इसका न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल. ओके, एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल. तो ये आपका वेजिटेटिव सेल. तो इतने कंपोनेंट्स तो आपको भी याद रखने ही रखने हैं. तो हम लोग इस स्टेप तक पहुंच चुके थे. नाउ व्हाट विल हैपन, द स्पोर्स डेवलप्स, स्पोर्स और द स्पोर सेल माइक्रोस्पोर डेवलप्स वॉल ऑफ 2 layers. अब ये जो 2 layers का वॉल बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लें. तो 2 layers की जो वॉल बनेगी, इसमें आउटर बनेगा एक्साइन और इनर बनेगा एंटाइन. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज 2 layers, एक्साइन एंड एंटाइन. सो एक्साइन इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये बाहर की तरफ है. तो एक्साइन के लिए आपको बहुत इजीली याद रखना है, एक्साइन is made up of sporopollenin. Okay, so it is made up of sporopollenin, and this is a very important substance, sporopollenin. This layer is composed of sporopollenin. And why this layer is very important? क्योंकि sporopollenin act as a biological resistant substance. It means नो एंजाइम्स, नो एसिडिक, यानी बहुत एसिडिक मीडियम हो या एंजाइम, टेम्परेचर, कोई भी पैथोजन, कुछ भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. ओके, तो स्पोरोपोलिन इज अ बायोलॉजिकल रेजिस्टेंट कवरिंग एज नो एंजाइम्स, heat, temperature, okay, strong acids, will break this layer.
ओके कुछ भी इसको ब्रेक नहीं कर सकता, ना एंजाइम, ना हीट, ना टेम्परेचर, ना स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ भी इसके ऊपर एक्ट नहीं करने वाला। अब आप सोचिए अगर ये पॉलन सॉइल सरफेस पे पड़ा हो तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या, इंटरनल जो मैटर है ये पूरा इंटरनल मैटर डिकम्पोज हो जाएगा और एक रेप्लिका बन जाएगी एग्जाइम की। रेप्लिका मींस आउटर बाउंड्री जो है वो सॉइल पे बन जाएगी क्योंकि ये डिकम्पोज्ड नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई स्पोरोपोलिन एंड एग्जाइम विल एक्ट एज अ वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल। ओके ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाई एग्जाइम एक्ट्स एज अ वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल। So simply you can mention that it is made up of sporopollen which is a biological resistant substance। ना इस पे एंजाइम एक्ट करता है, ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ना हीट, ना टेम्परेचर। ओके तो इट इज वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल मटेरियल। क्लियर ना? तो एंजाइम की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज इंटाइन उसको कवर करेंगे। तो इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोजिक लाइक मटेरियल विच इज सिमिलर टू द सेलुलोज ऑफ सेल वॉल। तो इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड एक्ट एज सेल वॉल। क्लियर ना? अब इन दोनों के बाद, इन दोनों प्रॉपर्टीज के बाद एक और जो इंपॉर्टेंट स्टेप बनता है, अब आप देखिए एग्जाइम कंप्लीटली सराउंड कर रहा है पॉलन ग्रेन को, लिविंग अ नैरो स्पेस एंड दिस स्पेस इज नोन एज जर्म पोर। एंड ये जर्म पोर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए इसी जर्म पोर से ये पॉलन ट्यूब अराइज हुआ है which enters into the micropylar opening of embryo sac. Clear now? So after the formation of exine and intine, and we have discussed the composition as well as the characteristic of these two layers. So exine surrounds the pollen grain क्योंकि अब स्ट्रक्चर कंप्लीटली pollen grain का बन चुका है। pollen grain leaving a narrow space or leaving a pore which is called as germ pore. Okay, so this pore is known as germ pore. अब एक और क्वेश्चन जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर आर 2 germ pores in monocot and 3 germ pores in डाइकोट। ओके तो ये भी चीज आपको रिलेटेड टू जर्म पोर याद रखनी है। 2 germ pores इन मोनोकोट, ओके तो मोनोकोट में 2 एंड डाइकोट में 3। मोनोकोट एंड डाइकोट में जो जर्म पोर्स हैं वो कांस्टेंट हैं, फिक्स्ड हैं। तो मोनोकोट में 2 germ pores एंड डाइकोट में 3 germ pores। बात समझ में आ रही है आपको? अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, germ pore भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल है ना, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज 2 celled स्टेज pollen grain बिकॉज एक वेजिटेटिव है दूसरा जनरेटिव है। तो दिस इज 2 cell, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं इसे, this is 2 celled pollen grain which includes 1 vegetative and 1 generative, and in 60% angiospermic plant pollen grains shed at 2 celled stage। बात समझ में आ रही है ना? बट जो अनदर 40% है उसमें pollen grains जो प्रेजेंट है वो 3 celled stage है। वो 3 celled कैसे हुआ? क्योंकि जनरेटिव डिवाइड हो जाएगा इंटू 2, तो 1 वेजिटेटिव एंड 2 जनरेटिव। तो इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इफ वी टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीट पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन में ओके एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट
60% इज 2 सेल स्टेज एंड जो रिमेनिंग 40% है वो 3 सेल स्टेज है। ओके, तो जो 2 सेल स्टेज है इसमें तो एक चीज क्लियर है कि एक वेजिटेटिव है एक जनरेटिव, 1 वेजिटेटिव एंड 1 जनरेटिव, क्लियर है ना। और जो 40% वाला स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, ये 3 सेल्ड स्टेज है एंड 3 सेल्ड में क्या होगा, 1 वेजिटेटिव एंड 2 जनरेटिव। तो एक वेजिटेटिव होगा और 2 जनरेटिव होगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 and 3 सेल स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है। एंड वन मोर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 सेल स्टेज आर वेरी कॉमनली सीन इन, मैं एग्जाम्पल भी मेंशन कर रहा हूं, 3 सेल स्टेज, एग्जाम्पल वीट, मेज, ओके, एंड 2 सेल मेनली फाउंड इन लेगुमिनियस प्लांट। वैसे भी 60% है तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं, बट हम एक ही एग्जाम्पल ले लें, दैट इज सफिशिएंट, पी प्लांट। ओके, तो ये कैटेगरी हो गई जो एनसीईआरटी ने कवर किया है, 2 सेल एंड 3 सेल स्टेज। तो 3 सेल में 1 वेजिटेटिव एंड 2 जनरेटिव। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड है, पॉलन ग्रेन से रिलेटेड है। पॉलन ग्रेन का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है आफ्टर द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ये जो पॉलन ग्रेन है इट इज प्रेजेंट एज, अगर इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछा जाए तो इट इज येलोइश पाउडरी स्टिकी सब्सटेंस। ओके, तो इट इज येलोइश, पेल येलोइश होता है एक्चुअली, नॉट येलोइश, इट इज पेल येलोइश पाउडरी स्टिकी सब्सटेंस, ये इसका प्रॉपर्टी है। एंड दैट्स व्हाई पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉजेस ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस, क्योंकि ये जो पॉलन ग्रेन है इट्स अ डस्ट लाइक कंपोनेंट विच कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स टू। ओके, तो इसमें एक और चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है जो एनसीईआरटी ने कवर किया है, कि ये जो पाउडरी सब्सटेंस है ये विंड से कॉन्टामिनेट होके भी ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपको एक मैं एग्जांपल भी इससे मेंशन कर दूं, तो पहले हम लोग उस पार्ट को कवर कर लेते हैं कि पॉलन ग्रेन कॉजेस, पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉजेस ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। आप बहुत सिंपली इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, इट मे कम as a contaminated with some other substance, for example parthenium or carrot grass, okay, it comes to India as a part of contamination, यानी ये contaminated था with another species because it's a powdery and sticky substance, and due to this property it came to India. Okay, so अब एक और important चीज related to the pollen grain, that is the viability of pollen grain. किसी भी गैमेट के वाइबिलिटी का मतलब होता है कि कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक या कितने टाइम तक वो अपनी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को रिस्टोर कर सकता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं वाइबिलिटी पीरियड ऑफ पॉलन ग्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी नीट में क्वेश्चंस बनते हैं। वाइबिलिटी पीरियड ऑफ पॉलन ग्रेन, तो वाइबिलिटी पीरियड का मतलब हो गया एबिलिटी टू फर्टिलाइज। ओके, तो कुछ स्पीशीज में इसका वाइबिलिटी पीरियड बहुत कम है, लाइक इन राइस, wheat, okay, and maize also the viability period is of 30 minutes. बस 30 मिनट्स के बाद पॉलन अपनी वाइबिलिटी लॉस्ट कर देता है। ओके,
कुछ में ये बहुत लॉन्गर है। फॉर एग्जाम्पल वायबिलिटी इन लेगुमिनियस प्लांट, तो लेगुमिनियस प्लांट में इसका जो वायबिलिटी है वो फॉर सेवरल मंथ क्लियर है। तो you have to remember the viability period also, 2 cell 3 cell stage, then 2 and 3 germ pods। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो एनसीईआरटी ने कवर किया है कि पॉलन ग्रेन नाउडेज एक फैशन बन चुका है एज अ सप्लीमेंट ऑफ डाइट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ nutritive component in the form of vegetative and generative cells along with the covering। Okay, so in the western countries many people consumes pollen grain in the form of tablets, in the form of syrups or in the form of other dietary food। Okay, so this is all about the development of pollen grain। I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और जो लोग न्यू हैं इस चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।